भारत सरकार मिजोरम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। बांस का जो पेड़ होता है, जब उसमें फूल निकलने लग जाते हैं तो अकाल पड़ता है। मिजोरम में एक फ्रंट बनाया जाता है, मिजो नेशनल फैमन फ्रंट। इसके लीडर बनते हैं लाल डेंगा। हालात तब बिगड़ते हैं जब 1964 में इंडियन आर्मी के असम राइफल रेजिमेंट के सेकंड बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। एक दिन अजित डोभाल उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं। वाइफ से उनके लिए सुअर का मांस बनाने के लिए कहते हैं। सेम टाइम पर भारत सरकार के साथ एक और टेंशन चल रही थी, सिक्किम की। अजित डोभाल को पाकिस्तान भेजा जाता है। रॉक साइंटिस्ट के कटे बाल उठा लेते हैं और इन्हें इंडिया भेजा जाता है। इन बालों को लैब टेस्ट किया जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा यूरेनियम मिलता है। जनरल सिंह भिंद्रावाले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाए बैठा था। वहीं मंदिर के अंदर जाए बिना आतंकवादियों की लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल था। अक्षय वाले का भेस बनाकर मंदिर के अंदर जाते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि मैं ISI का आदमी हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। साथ ही उनके पानी और बिजली भी बंद कर देते हैं। इंदिरा गांधी की हत्या की भी यही वजह बनती है। 29 दिसंबर 1971 केरल के कन्नूर डिस्ट्रिक्ट के थालासेरी में सांप्रदायिक दंगा हो जाता है। दंगा इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि लोग एक दूसरे का सामान तक लूटने लग जाते हैं। लोग अपने अपने घर तक को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन दंगा रुकने का नाम ही नहीं रहता। उस टाइम पर केरल के होम मिनिस्टर के करुणाकरन थे। वो दंगों को कंट्रोल करने के लिए यंग ऑफिसर अजित डोभाल को भेजते हैं। अब अजित डोभाल सबसे पहले दंगे वाले इलाके का दौरा करते हैं। साथ ही दोनों पक्षों के लीडर को भी बुलाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, उनको समझाते हैं। साथ ही सभी का लूटा हुआ सामान भी वापस दिलवाते हैं और सभी को अपने अपने घर वापस आने के लिए कहते हैं। अब इतने दिनों से कोई भी पुलिस ऑफिसर इन दंगों को शांत नहीं करा पा रहा था। वो केवल बातचीत से ही सॉल्व करा देते हैं। इनके इस काम को देखकर इनकी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। अजित डोभाल ने जो काम किया था, इसकी रिपोर्ट तैयार होकर दिल्ली जाती है, जिससे इनकी दिल्ली में भी बहुत ज्यादा तारीफ होती है। अब मिड 1972 को IB इंटेलिजेंस ब्यूरो में इन्हें बुला लिया जाता है। सेम ईयर में अजित डोभाल की शादी भी हो जाती है। अब भारत सरकार मिजोरम को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी। यहाँ पर हुआ क्या था, इसे शुरू से समझते हैं। उस टाइम पर मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था। उस टाइम में भारत के नॉर्थ ईस्ट में एक मान्यता थी, बांस का जो पेड़ होता है, जब उसमें फूल निकलने लग जाते हैं तो अकाल पड़ता है। यानी उस टाइम पर वहाँ पर चूहे बहुत ज्यादा हो जाते हैं, जिससे सारी फसलें खराब हो जाती है और अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। इस तरह की घटना को वहाँ पर मौतम कहा जाता है। अब 1958 में मिजोरम की एक जगह है लुसाई हिल्स। वहाँ पर लोगों ने देखा कि बांस के पेड़ में फूल निकलने शुरू हो गए। अब असम की सरकार को ये सारी वजह बताकर 1.5 लाख रुपए का कंपनसेशन की डिमांड करते हैं। अब सरकार मिजोरम के लोगों को पैसा देने से मना कर देती है और कहती है कि ये सब अंधविश्वासी है, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मिजोरम के लोगों ने जो कहा था वो सही निकला। बांस में फूल निकलने के बाद वहाँ पर चूहों की तादाद बढ़ जाती है और सारी फसलें खराब हो जाती है, जिससे अकाल जैसी स्थिति बन जाती है। अब मिजोरम में एक फ्रंट बनाया जाता है, मिजो नेशनल फैमन फ्रंट। इसके लीडर बनते हैं लाल डेंगा। इस फ्रंट का मकसद वायलेंस फैलाना बिल्कुल नहीं था। इसका मकसद केवल सरकार से मिजोरम के लिए कंपनसेशन लेना था। अब होता यह है कि असम सरकार 1960 में एक घोषणा करती है कि असमिया भाषा को ऑफिशियली भाषा बनाया जाएगा। इसके बिना किसी को भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। उस टाइम पर मिजोरम असम का हिस्सा हुआ करता था। इस बात को मिजोरम के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं। अब इसी टाइम लाल डेंगा ने MNF को बदलकर MNF मिजो नेशनल फ्रंट कर दिया। पहले जो फ्रंट बनाया था वो केवल अकाल के लिए बनाया था, लेकिन अब मिजोरम का मेन फेज बन जाता है। लेकिन ये वायलेंस अब भी नहीं फैलाता। हालात तब बिगड़ते हैं जब 1964 में इंडियन आर्मी के असम राइफल रेजिमेंट के सेकंड बटालियन को डिसमिस कर दिया जाता है। इस बटालियन में जो लोग थे वो मिजोरम के थे। वो मिजोरम आकर MNF को ज्वाइन कर लेते हैं और लाल डेंगा के साथ मिजो नेशनल आर्मी बना लेते हैं। अब ये वहाँ पर वायलेंस फैलाने लग जाते हैं और अपना अलग देश बनाने की मांग करने लगते हैं, जिससे वायलेंस और ज़्यादा बढ़ जाता है। अब 1966 को MNF ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया, ऑपरेशन जेरेगो। असम में जो इंडियन गवर्नमेंट के BSF और असम राइफल के जो कैंप थे, वहाँ पर MNF की आर्मी हमला करती है, सरकारी दफ्तर पर अपना कब्जा कर लेती है और असम राइफल का जो हेडक्वार्टर था उस पर तिरंगा झंडा हटाकर अपना MNF का झंडा लगा देती है और घोषणा करती है कि आज से मिजोरम आजाद देश है। उस टाइम पर जो प्रधानमंत्री थी वो इंदिरा गांधी थी। अब 3 दिन बाद ही इंडियन आर्मी मिजोरम जाती है। एयरफोर्स से एयर स्ट्राइक कराई जाती है। कुछ टाइम बाद ही मिजोरम को इंडियन आर्मी अपने कंट्रोल में ले लेती है। लाल डेंगा और उसकी आर्मी भागकर म्यांमार के अराकन की पहाड़ियों में छिप जाती है और धीरे धीरे अपने आप को पावरफुल बनाने लगती है। अब उनकी आर्मी में लगभग 400 आर्म्स हथियार से लैस लोग थे जो मरने मारने के लिए तैयार थे। वो कभी भी कुछ भी कर सकते थे। अब इन सबको खत्म करने के लिए किसी इंटेलिजेंट ऑफिसर को भेजना था। अब अजित डोभाल वहां जाने के लिए खुद से ही कहते हैं
कि मुझे भेजो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अब 1972 को अजित डोभाल को भेजा जाता है। अजित डोभाल वहां पर जाकर जानकारी को इकट्ठा करने लग जाते हैं, जिससे उन्हें पता चलता है कि लाल डेंगा की टीम में 7 टॉप कमांडर हैं, जिसके दम पर वो ये सब कर रहा है। अब अजित डोभाल 7 कमांडरों से एक एक करके बात करते हैं, उनके साथ ड्रिंक करते हैं, उनके साथ घुल मिल जाते हैं। एक दिन अजित डोभाल उन्हें अपने घर खाने के लिए बुलाते हैं और अपनी वाइफ से उनके लिए सुअर का मांस बनाने के लिए कहते हैं। और अजित डोभाल उन 7 कमांडरों से कहते हैं कि तुम भारत के खिलाफ जाओगे तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और साथ आओगे तो मिजोरम को राज्य का दर्जा मिल जाएगा और तुम्हें मंत्री बना दिया जाएगा। अजित डोभाल नेगोशिएशन करके 6 कमांडरों को अपनी तरफ ले आते हैं। अब MNF बहुत ज्यादा वीक पड़ जाता है। वो भारत सरकार की बात मान लेता है और मिजो समझौते पर साइन कर देता है। मिजोरम को अलग स्टेट बना दिया जाता है और लाल डेंगा को मंत्री बना दिया जाता है। लाल डेंगा खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि अजित डोभाल ने मेरे 7 कमांडर अपनी तरफ कर लिए थे, जिससे मेरे पास और कोई चारा नहीं बचता भारत के साथ आने के अलावा। सोल्व होने के बाद अजित डोभाल की इमेज भारत सरकार के सामने टॉप एजेंट में बन चुकी थी। सेम टाइम पर भारत सरकार के साथ एक और टेंशन चल रही थी, सिक्किम की। लेकिन कुछ टाइम बाद ही सिक्किम को भारत में विलय कर लिया जाता है। सिक्किम को भारत में विलय कराने का जो काम था, इसमें अजित डोभाल का भी हाथ था। अब साथ ही भारत एक न्यूक्लियर देश बन चुका था। इसी को देखते हुए पाकिस्तान भी फ्रांस और चाइना की मदद से न्यूक्लियर टेस्ट के लिए अपना काम स्टार्ट कर देता है। अब फ्रांस धीरे धीरे समझ में आने लग जाता है कि पाकिस्तान ये सब जो प्लान कर रहा है वो टेक्नोलॉजी के लिए नहीं कर रहा, वो बस न्यूक्लियर बॉम्ब को हासिल करने के लिए कर रहा है। इसीलिए फ्रांस पीछे हट जाता है, लेकिन चाइना साथ रहता है। अब पाकिस्तान का नॉर्थ कोरिया में आना जाना लग रहा था। इसके बारे में इंदिरा गांधी को जब पता चलता है तो इंदिरा गांधी ने IB और रो को बुलाती है और उनसे कहती है कि पाकिस्तान ये सब जो कर रहा है पता लगा और इन सबको रोको। अब अजित डोभाल को पाकिस्तान भेजा जाता है। रो के नेटवर्क की वजह से अजित डोभाल को पता चलता है कि क्वाटा रावलपिंडी के नजदीक एक गांव में वहां पर खान रिसर्च सेंटर है और वहां पर कुछ तो चल रहा है। ये सब पता लगाने के लिए अजित डोभाल भिखारी बनकर पूरा क्वाटा गांव का चक्कर लगा लिया, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। अजित डोभाल जानते थे यहाँ पर खान रिसर्च सेंटर तो है, अगर पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहा है तो यहीं पर कर रहा होगा। सेंटर के अंदर तो जाना मुश्किल काम था। अब उसी के थोड़ी दूर एक नाई की दुकान थी, वहां पर साइंटिस्ट अपने बाल कटाने के लिए आते थे। एक दिन चुपके से अजित डोभाल साइंटिस्ट के कटे बाल उठा लेते हैं और इन्हें इंडिया भेज दिया जाता है। इन बालों को लैब टेस्ट किया जाता है तो उन्हें बहुत ज्यादा यूरेनियम मिलता है, जो ये सब साबित करने के लिए काफी था कि पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब की तैयारी कर रहा है। और पाकिस्तान में अजित डोभाल कई बार पकड़े जाने से ही बचते हैं। अब इसके बाद इंडिया के अंदर भी माहौल बहुत ज्यादा खराब था। जनरल सिंह भिंद्रावाले अमृतसर के गोल्डन टेम्पल को अपना बेस बनाए बैठा था। भिंद्रावाले के खिलाफ सेना एक ऑपरेशन चलाती है। अब इस ऑपरेशन में भिंद्रावाले और उसके साथियों को मार दिया जाता है। ऑपरेशन के दौरान मंदिर को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब ये जो ऑपरेशन सरकार ने किया था, इससे वहाँ के लोग बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और इंदिरा गांधी की हत्या की भी यही वजह बनती है। 1988 में एक बार फिर कट्टरपंथियों ने गोल्डन टेम्पल को अपने कब्जे में कर लिया। सरकार ने इससे पहले जो ऑपरेशन किया था, इसमें गोल्डन टेम्पल को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। अब सरकार ये नहीं चाहती थी कि फिर से ऐसा हो। इस काम को अंजाम देने के लिए अब अजित डोभाल को पाकिस्तान से वापस बुलाया जाता है और एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ब्लैक थंडर। अजित डोभाल पाकिस्तान में कई साल से रह रहे थे। उन्हें उर्दू बोलनी आती और उनका बोलने का लहजा भी बहुत अच्छा था। वहीं मंदिर के अंदर जाए बिना आतंकवादियों की लोकेशन का पता लगाना बहुत मुश्किल था। अब अजित डोभाल रिक्शे वाले का भेष बनाकर मंदिर के अंदर जाते हैं और उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि मैं ISI का आदमी हूँ और तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। वहाँ पर उनसे बहुत देर तक बात करते हैं और उनकी पोजीशन भी देख लेते हैं। अब बाहर आने के बाद ये सब जानकारी देते हैं और साथ ही उनके पानी और बिजली भी बंद कर देते हैं।